हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता बाखला गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दुर्ग से हूँ। मेरा आज का वीडियो बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है। ये उनके सेकेंड पेपर को कवर करता है और आज के लेक्चर का टॉपिक है बाजार असफलताएं एवं सरकार की भूमिका। तो स्टूडेंट्स, इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हम बाजार असफलता की धारणा का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत बाजार तंत्र और पेरेटो सामाजिक अनुकूलतम को देखेंगे। इसके पश्चात बाजार असफलताओं के कारणों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आर्थिक क्रियाओं में सरकार की भूमिका का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों का अध्ययन करेंगे और आखिर में इसके निष्कर्ष पर जाएंगे। बाजार असफलता की धारणा में हम बाजार असफलता क्या है इसको समझेंगे। बाजार असफलता क्या है इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जिन परिस्थितियों के कारण स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था आर्थिक कुशलता, जिसे पेरेटो अनुकूलतम कहा जाता है, के अनुसार सामाजिक कल्याण को प्राप्त करने में असफल रहता है, उसे बाजार असफलता कहते हैं। बाजार असफलता को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। बाजार विफलता या सफलता एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसमें एक मुक्त बाजार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन कुशलता से नहीं होता, जो कि अक्सर शुद्ध घरेलू कल्याण को हानि की ओर ले जाता है। बाजार असफलता को समझने के लिए सबसे पहले हम बाजार तंत्र और पेरेटो अनुकूलतम को समझेंगे। तो हम देखते हैं बाजार तंत्र क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। उत्पादन भी निजी उद्यमी करते हैं, जो लाभ के उद्देश्य से उत्पादन करते हैं। इसलिए इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार तंत्र या कीमत तंत्र किसी भी सरकारी निर्देश व नियंत्रण के बिना अर्थव्यवस्था को संचालित करते रहते हैं। कीमतें ही उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करती हैं। कीमतों में परिवर्तन उत्पादन के साधनों की मांग तथा उपभोक्ता आय में समायोजन स्थापित करते हैं। इस प्रकार बाजार प्रक्रिया प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करती और कुशलता को बढ़ाती है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ कार्य करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में कीमतों के लिए निर्णय निजी क्षेत्र के निर्णयों से अलग होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन, कीमत, वितरण संबंधी निर्णय राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें बाह्यता का अंश अवश्य रहता है। सरकार जब भी कोई सेवा देती है तो करों के माध्यम से उसके व्यय को पूरा करती है। निजी क्षेत्र में कीमत तंत्र या बाजार तंत्र ही यह निर्धारित करता है कि किसी वस्तु का कितना और कैसे उत्पादन किया जाएगा। आगे हम देखेंगे पेरेटो सामाजिक अनुकूलतम। पेरेटो सामाजिक अनुकूलतम की स्थिति सामाजिक कल्याण की दृष्टि से सर्वोत्तम स्थिति है। पेरेटो ने सामाजिक कल्याण के लिए जांच की कसौटी को इस प्रकार स्पष्ट किया है। आर्थिक कल्याण की वृद्धि से एक परिवर्तन को वांछनीय या सुधार लाने वाला तभी कहा जा सकता है जबकि वह परिवर्तन बिना किसी को नुकसान पहुंचाते हुए कम से कम एक व्यक्ति की स्थिति को बेहतर बनाता है। दूसरे शब्दों में पेरेटो का सामाजिक अनुकूलतम की कसौटी यह बताता है कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी यदि समाज के कम से कम एक व्यक्ति की स्थिति पहले से अच्छी हो जाए अथवा उसकी स्थिति में सुधार हो जाए, जबकि समाज के अन्य सदस्यों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहे। इसी प्रकार से सामाजिक कल्याण में कमी होगी यदि समाज के कम से कम एक व्यक्ति की स्थिति पहले से खराब हो जाए, जबकि समाज के अन्य सदस्यों की स्थिति पहले के समान ज्यों की त्यों बनी रहे। प्रोफेसर बामोल ने इस संबंध में अपना विचार दिया है
कि कोई परिवर्तन जो किसी को हानि नहीं पहुंचाता किंतु कुछ लोगों की स्थिति को पहले से अच्छी बना देता है, आवश्यक रूप से सुधार समझा जाना चाहिए। किसी वास्तविक अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था का पाया जाना असंभव है। अनेकों क्षेत्रों में एकाधिकार की मौजूदगी, बाह्य प्रभाव की उपस्थिति, हासमान लागत, सार्वजनिक वस्तुओं की आवश्यकता, गतिशीलता का अभाव एवं बाजार के अपूर्ण ज्ञान के कारण पूर्ण प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। अतः जिन परिस्थितियों के कारण स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था आर्थिक कुशलता या सामाजिक कल्याण को प्राप्त करने में असफल रहती है, उसे ही बाजार असफलताएं कहते हैं। आगे हम देखेंगे बाजार असफलताओं के कारण। बाजार असफलताओं के कारण ही सार्वजनिक नीति की आवश्यकता होती है ताकि अर्थव्यवस्था को नेतृत्व प्रदान किया जा सके, उसके दोषों को दूर किया जा सके। बाजार असफलता के कारण इस प्रकार से हैं। पहला इसमें है एकाधिकार एवं अपूर्ण प्रतियोगिता, अगला है बाह्यताएं, अगला है सार्वजनिक वस्तुएं, अगला है पैमाने के प्रतिफल एवं अंतिम है अविभाज्यता। अब हम एक एक कर इसका अध्ययन करेंगे। पहला एकाधिकार एवं अपूर्ण प्रतियोगिता। अनुकूलतम सामाजिक कल्याण अथवा पेरेटो अनुकूलतम की प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रतियोगिता एक आवश्यक स्थिति होती है, जहां सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है। किंतु एकाधिकार एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत हमेशा सीमांत लागत से अधिक होती है। साधनों का अनुकूलतम आवंटन नहीं होता और राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ता है ताकि एकाधिकार को समाप्त कर प्रतियोगिता को बढ़ाया जा सके। दूसरा है बाह्यताओं की उपस्थिति। बाह्यता से आशय एक आर्थिक इकाई जो एक फर्म या उद्योग भी हो सकती है या एक उपभोक्ता हो सकता है कि दूसरे पर लाभदायक या हानिकारक प्रभाव से होता है। इन बाह्यताओं के कारण साधनों का वितरण अनुकूलतम नहीं होता, जिससे पेरेटो अनुकूलतम की प्राप्ति नहीं हो पाती। बाह्यता शब्द के अंतर्गत बाह्य मितव्ययिताएं एवं बाह्य अमितव्ययिताएं दोनों सम्मिलित रहती हैं। जब एक आर्थिक इकाई दूसरे के लिए ऐसा लाभ अर्जित करती है जिसके लिए वह कोई भुगतान प्राप्त नहीं करती, तो इसे बाह्य मितव्ययिताएं कहते हैं। इसमें निजी सीमांत लागत सामाजिक सीमांत लागत से अधिक होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक संतरा बागान को उसके निकट स्थित शहद उत्पादकों की मधुमक्खियां लाभ पहुंचाती हैं, तो दोनों को ही एक दूसरे से लाभ हो रहा है। शहद उत्पादकों को नेक्टर मिल रहा है और संतरा उत्पादकों के बगीचे में मधुमक्खियों से परागण में मदद मिलती है, लेकिन दोनों फर्में एक दूसरे को भुगतान नहीं करती। इसे बाह्य मितव्ययिताएं कहते हैं। बाह्य अमितव्ययिताएं भी सामाजिक लाभों में विचलन लाती हैं। बाह्य अमितव्ययिताएं तब होती हैं जब एक आर्थिक इकाई दूसरे पर ऐसी हानि डाल देती है जिसके लिए उसे भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि यदि कोई फैक्ट्री घनी आबादी में है और उसके धुएं से उस इलाके के लोगों का स्वास्थ्य एवं मकान पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और फैक्ट्री इसके लिए लोगों को कुछ भी क्षतिपूर्ति नहीं करती, तो उसकी निजी लागतें सामाजिक लागतों से कम होंगी और निजी लाभ सामाजिक लाभ से अधिक होगा। अगला है सार्वजनिक वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य में भी बाजार असफलताएं अनुभव की जाती हैं। सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में ऐसा कोई मूल्य यंत्र नहीं है जिससे उपभोक्ताओं के अधिमानों को जाना जा सके। निजी वस्तु के संबंध में उपभोक्ता के अधिमान स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं
किंतु सार्वजनिक वस्तुओं की लागत को समुदाय के सदस्यों पर बांटना कठिन होता है। सार्वजनिक वस्तुओं पर वर्जन का नियम भी लागू नहीं होता, क्योंकि इनका सामूहिक उपयोग होता है। अतः इनके संबंध में बाजार यंत्र क्रियाशील नहीं हो पाता। सार्वजनिक क्षेत्र में जब तक सरकार स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल स्थापित नहीं करती, कमजोर वर्गों की देखभाल संभव ही नहीं है। अगला है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। तकनीकी परिवर्तनों के कारण पैमाने के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण प्रतियोगी नहीं रह पाता और एकाधिकार का सृजन होने लगता है और बाजार विफलता दिखाई देती है, जिससे कि पेरेटो अनुकूलतम संभव नहीं हो पाता है। अगला है अविभाज्यता। पेरेटो अनुकूलतम इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोग तथा उत्पादन में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं पूर्णतया विभाज्य हैं, लेकिन वास्तव में वस्तुओं तथा साधनों का पूर्णतः विभाजन नहीं हो सकता। जब वस्तु संयुक्त रूप से उपयोग में लाई जाती है, तब यह समस्या उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी मोहल्ले में एक सार्वजनिक हैंडपंप लगा हुआ है जिसे सभी उपयोग करते हैं, किंतु इसकी मरम्मत की लागतें सबों पर वितरित करना संभव ही नहीं है। अतः पेरेटो अनुकूलतम यहाँ पर संभव नहीं हो पाता है। आगे हम देखेंगे आर्थिक क्रियाओं में सरकार की भूमिका। बाजार विफलताएं राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक बना देती हैं, ताकि बाजार प्रक्रिया की अपूर्णता को दूर किया जा सके। सार्वजनिक नीति का बढ़ता हुआ महत्व तथा आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों में सरकार का बढ़ता हस्तक्षेप इस बात को स्पष्ट करता है कि पेरेटो अनुकूलतम द्वारा आर्थिक कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। देश के आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी, जैसे सिंचाई, सड़क, रेल, संचार माध्यमों के विकास में भी बाजार विफलता देखी जाती है, क्योंकि इसका उपयोग तो सभी करना चाहते हैं, किंतु इस पर विनियोग कोई भी करना नहीं चाहता। अतः आर्थिक क्रियाओं में सरकार की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान समय में राज्य आर्थिक विकास के लिए अनेक कार्य करता है। प्रोफेसर आर्थर लुईस ने कहा है, कोई देश अपनी बुद्धिमान सरकार से सक्रिय प्रोत्साहन पाए बिना आर्थिक विकास नहीं कर सकता। मुख्यतः सरकार के कार्यों को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। पहला है रक्षात्मक कार्य, दूसरा है व्यापार वाणिज्य संबंधी कार्य और तीसरा है राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्य। पहला है रक्षात्मक कार्य। देश में शांति व्यवस्था स्थापित करना और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना राज्य का महत्वपूर्ण कार्य होता है और यह आदिकाल से चला आ रहा है। युद्ध में काम आने वाले अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करना, युद्ध कला की गोपनीयता को बनाए रखना तथा शत्रु देश की युद्ध कला एवं रक्षा संबंधी जानकारी हेतु गुप्तचरों की व्यवस्था करना भी सरकार का ही कार्य होता है। युद्ध की नवीन तकनीक एवं नवीन हथियारों के आविष्कार पर भारी मात्रा में व्यय हो रहा है। इसी तरह रक्षा उपकरणों एवं तकनीकों के उत्पादन एवं आविष्कार पर व्यय करना आधुनिक सरकारों का प्रमुख कार्य बन गया है। दूसरा, व्यापार वाणिज्य संबंधी कार्य। कल्याणकारी राज्य की स्थापना इस समय राज्य का मुख्य उद्देश्य है। आय की असमानताओं को दूर करने एवं वितरण व्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाने के लिए सरकार व्यापार वाणिज्य संबंधी कार्य को अपने हाथ में लेकर चलती है। प्राकृतिक साधनों का विदोहन, आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन एवं नियंत्रण, राष्ट्र के हित के उद्योग धंधों का संचालन, ये सभी कार्य आधुनिक सरकार कर रही है। अगला है
राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्य। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक की सरकारें राष्ट्र निर्माण के कार्य स्वयं करती आ रही हैं। आज इसका महत्व और भी बढ़ गया है। सरकार राष्ट्र निर्माण कार्य जैसे यातायात एवं संचार माध्यमों का विकास, सामरिक महत्व की वस्तुओं का उत्पादन एवं संग्रहण, इन पर भारी पैमाने पर व्यय करती है। आर्थिक विकास हेतु आधारभूत उद्योगों की स्थापना, सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण एवं उत्पादन सरकार द्वारा किया जाता है। देश की जनता को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना कल्याणकारी राज्य के कार्यों में सबसे प्रमुख है। आगे हम देखेंगे सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले उपाय। देश के आर्थिक विकास और आर्थिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक समय में सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्रत्यक्ष उपाय, दूसरा है अप्रत्यक्ष उपाय। पहले हम सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले प्रत्यक्ष उपायों का अध्ययन करेंगे। प्रत्यक्ष उपाय इस प्रकार हैं। पहला, आर्थिक व सामाजिक ऊपरी पूंजी की व्यवस्था। तीव्र आर्थिक विकास के लिए आर्थिक व सामाजिक पूंजी निर्माण एक आवश्यक शर्त है। सामाजिक क्षेत्र में विनियोग के लिए विशाल धनराशि की आवश्यकता होती है, जो कि निजी क्षेत्र के द्वारा संभव नहीं है, जैसे यातायात परिवहन व्यवस्था पर व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं निर्माण कार्यों पर व्यय। दूसरा है तीव्र आर्थिक विकास। सरकार निजी क्षेत्रों की तुलना में साधन जुटाने में ज्यादा समर्थ होती है, जबकि निजी क्षेत्र के साधन सीमित होते हैं। अतः सरकार द्वारा ही तीव्र आर्थिक विकास संभव है। अगला है पूंजी निर्माण में योगदान। सरकार देश में बचत व विनियोग हेतु बैंक, बीमा कंपनियां व अन्य वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करके तथा मौद्रिक व राजकोषीय नीति को अपनाकर पूंजी निर्माण कर सकती है। इसके अलावा कर संबंधी छूट, उत्पादन संबंधी सुविधाएं प्रदान कर पूंजी निर्माण कर सकती है। अगला है संतुलित आर्थिक विकास। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि क्षेत्रीय एवं औद्योगिक असमानताओं को समाप्त किया जाए। अतः सरकार को निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है। अगला है संस्थागत परिवर्तन। सरकार द्वारा भूमि सुधार, उत्तराधिकार तथा भू स्वामित्व के नियमों में सुधार करके संस्थागत परिवर्तन किए जा सकते हैं। इन सुधार के माध्यम से सरकार कृषकों की दशाओं में सुधार ला सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों का विकास, सामुदायिक विकास योजनाएं, सहकारी समितियों के द्वारा सुधार लाया जा सकता है। नगरीय क्षेत्रों में भी नियमों का निर्माण कर श्रम और उद्योग संचालकों में अच्छे संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। अगला है औद्योगिकरण। सरकार उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके एवं नए उद्योगों को स्वयं प्रारंभ करके औद्योगिकरण में सहायता करती है। इससे आर्थिक विकास तेजी से होता है। आधुनिक समय में सरकार स्वयं ही ऐसे उद्योगों की स्थापना करती है जो आधारभूत एवं प्रमुख हैं। इन उद्योगों की सहायता से बहुत से अन्य उद्योगों की स्थापना को बल मिलता है। अगला है कृषि विकास में योगदान। इसके अंतर्गत सरकार कृषि मूल्य समर्थन नीति अपनाकर कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाती है। इसके अलावा कृषि अनुसंधान, सुगम साख, उत्तम बीज एवं खाद, कीटनाशक दवाई की व्यवस्था करना, कृषि विपणन संबंधी कार्य आते हैं, जिससे कृषि विकास होगा। इस प्रकार सरकार कृषि विकास में अपना योगदान देती है। अगला है आय का न्यायपूर्ण वितरण। सरकार धनिकों पर अधिक कर लगाकर उस आय को गरीबों को सुविधाएं प्रदान करने में व्यय कर देती है और इस प्रकार से आय का न्यायपूर्ण वितरण समाज में करती है। अगला है श्रम बाजार का संगठन।
सरकार श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों के द्वारा रोजगार कार्यालय, औद्योगिक संघर्ष को निपटाने की कुशल व्यवस्था और इन सभी कार्यों के द्वारा श्रम की उत्पादकता को बढ़ाने में योगदान देती है। अगला है आर्थिक स्थायित्व। बाजार की अस्थिरता को रोकने सरकार तेजी व मंदी काल में मांग, उत्पादन, विनियोग, पूर्ति तथा मूल्य आदि पर नियंत्रण करने सरकारी नीतियों द्वारा व्यवसायों पर हस्तक्षेप करती है। अगला है श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा। राज्य औद्योगिक शांति की स्थापना के लिए श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करने, नीतियों का निर्धारण करके औद्योगिक क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप बनाए रखती है। आगे हम देखेंगे परोक्ष उपाय। सरकार के इन कार्यों को परोक्ष उपाय के अंतर्गत रखा जाता है। पहला है प्रशुल्क नीति। प्रशुल्क नीति विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसके अंतर्गत करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति के अंतर्गत सरकार केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा तथा साख की मात्रा में परिवर्तन कर अर्थव्यवस्था में नियंत्रण करती है। विदेशी विनिमय को देश के पक्ष में करने, रोजगार एवं आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने लचीली मौद्रिक नीति अपनाई जाती है, जिससे आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त हो सके। अगला है मूल्य नीति। सरकार द्वारा औद्योगिक विकास पर व्यय करने के कारण विनियोग बढ़ने से आय तो बढ़ती है, किंतु उत्पादन देर से बढ़ता है, अतः कीमतें बढ़ती जाती हैं। मूल्य में एक सीमा से अधिक वृद्धि या गिरावट उचित नहीं होता है, अतः सरकार उचित मूल्य नीति अपनाकर उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों को राहत प्रदान करती है। अगला है तटकर एवं विदेशी व्यापार नीति। घरेलू उद्योग धंधों को संरक्षण प्रदान करने तथा देश में रोजगार के अवसर में वृद्धि करने के लिए तटकर नीति के अंतर्गत आयात को हतोत्साहित एवं निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है। विदेशी व्यापार नीति का उद्देश्य विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देना और विदेशी विनिमय कोषों की सुरक्षा करना होता है। आखिर में निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं, बाजार तंत्र एवं राज्य एक दूसरे के पूरक हैं। बाजार व्यवस्था उत्पादकता बढ़ाने के उपाय के रूप में है, जबकि राज्य दीर्घकालीन सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने एक महत्वपूर्ण उपकरण होगा। सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि बाजार तंत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों पर सरकारी हस्तक्षेप हो।